गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आप लोगों को मैं चैप्टर पढ़ा रहा था मंडे मॉर्निंग, जो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया था, जो मालगुडी देश से रिलेटेड था। और आर के नारायण जो थे वो जनरली अपनी जो भी राइटिंग लिखते हैं वो जनरली वो कहाँ से रिलेटेड होता है, एक हाइपोथेटिक्स क्षेत्र हुआ करता था साउथ मतलब साउथ इंडियन में मालगुडी, वहीं से रिलेटेड बनाकर वो कहानी अपने से लिखा करते हैं। एक कहानी की बात कर रहे हैं, वो स्वामीनाथन की कहानी लिखे हैं। जो छोटा सा बच्चा है स्कूल जाने से कितना डर रहा है, उसी के बारे में लिखा गया था। मैंने कुछ पैराग्राफ इसके पढ़ाए थे। आईडी कहानी पढ़ानी थी आप लोगों को। कहानी स्टार्ट है कि स्कूल चला जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो पढ़ने की कोशिश करता है। ज्योग्राफी से बाकी था, यानी कि आप लोग का पेज नंबर 57 जो है उसका स्टार्टिंग से था, ठीक है। एंड ओनली 2 hours बिफोर हिम डू ऑल दिस हीप ऑफ वर्क एंड गेट रेडी फॉर द स्कूल। सिर्फ उसके पास 2 घंटे बचे थे ये जो वर्क यानी कि जो स्कूल के होमवर्क जो पढ़े हुए थे उसको समाप्त करने में और स्कूल जाने के लिए। फायर्ड वेद नायगम was proceeding over the class with his back to the long window through its bar and one saw a bit of the dim ground and a corner of the veranda of the infant standards। क्लास चालू होता है, वेदनायगम जो है वो विंडो के बाहर से आते हैं, देखते हैं, देखने के बाद निर्णय लेते हैं और वहां से बच्चों पर, इनके क्लास में, स्वामीनाथन के क्लास पर ध्यान देता है। There were huge windows on the left showing vast open grounds bound at the other extreme by the railway embankment। खिड़की जो थी बड़ी बड़ी थी, एक बरामदे की तरफ खुल रही थी स्कूल में जिसमें स्वामीनाथन बैठे हुए थे, और दूसरे तरफ रेलवे क्या दिख रहा था। To Swaminathan, existence in the classroom was possible only because he could watch the toddlers of the infant standards falling over one another and through the window on the left saw। सिर्फ और सिर्फ एक ही संभावनाएं थी जो स्वामीनाथन को स्कूल की तरफ ले जा रही थी, वो था बच्चों का, इन्फांट का गेम उम देखा करते थे खिड़की से बाहर। दूसरा था कि खिड़की के दूसरों तरफ देखा करते हैं। द 12:30 मेल रीडिंग यानी कि 12:30 हो रहा था, ट्रेन की समय था। बिकमिंग रेटलिंग व्हाइल पासिंग ओवर द सारियो ब्रिज से वो पास कर रहा था। द फर्स्ट आवर पास्ड बाय क्वाइटली। पहला घंटा स्कूल में स्वामीनाथन का काफी शांतिपूर्वक बीतता है। द सेकेंड दे हैड अर्थमेटिक, सेकेंड में अगणित था। बीत नायगम went out and returned a few minutes in the role of an arithmetic teacher। वेद नायगम जो थे जो बाहर से फर्स्ट आवर में देख रहे थे, जैसे फर्स्ट पीरियड खत्म होता है कुछ समय होने के बाद, ठीक है, कुछ समय होने के बाद क्या होता है कि जैसे ही फर्स्ट आवर का बेल बजता है, वेद नायगम जाते हैं, रिटर्न होकर मैथ के टीचर के रूप में क्लास में एंट्री रहते हैं। स्वामीनाथन वॉज टेरिबली बोर्ड, स्वामीनाथन उनको देख के डर गए। द सेकेंड दे हैड अर्थमेटिक, हिज टीचर वॉइस वॉज बिगिनिंग टू गेट ऑन हिज नर्व्स। वेद नायगम की आवाजें जो हैं वो स्वामीनाथन के नसों तक को हिला देती है, कर्कश आवाज। ही फेल्ट स्लीपी, बेचारा ये सोने लगता है। The teacher called her home exercise। सर पुकारते हैं कि गृह कार्य के लिए। Swaminathan left his seat, jumped on the platform and placed his notebook on the table। स्वामीनाथन तेजी में उठते हैं, क्लास में शिक्षक के सामने जाते हैं और अपने एक्सरसाइज जो होमवर्क जो था ना उसको वहां पे रखते हैं। While the teacher was stunting the sum, Swaminathan was gazing on fish। वेद नायगम जब सम को जोड़ रहे होते, देख रहे होते हैं, तो स्वामीनाथन जो थे वो धीरे धीरे अपने आप को देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे।
He felt a terrible pain on his soiled face above his left elbow. धीरे धीरे उनके दिल में डर बैठ रही थी कि कहीं गलती हो जाएगा तो आज वेद नायक उन्हें अच्छा क्लास कर देंगे. The teacher was pinching him with one hand and with the other crossing out all the sum. He wrote very bad at the bottom of the page. वेद नायक हम क्या करते हैं कि सारा जो सम है उसको क्रॉस करके काट देते हैं और नीचे लिख देते हैं वेरी बैड, बहुत ही बुरा. नेक्स्ट पीरियड दे हैड हिस्ट्री. अगली पीरियड क्या थी? इतिहास की. द बॉयज लुक्ड फॉरवर्ड टू इट ईगरली. लड़के जो थे उत्सुकता से इस क्लास का वेट कर रहे थे. इट वॉज टेकन बाय डी पिलाई who had earned a name in the school for kindness and good humor. डी पिलाई कौन थे? हिस्ट्री के टीचर थे स्कूल में और पूरे स्कूल में उन्होंने अपनी नाम बनाई थी. मतलब कि चर्चित हस्ती थे स्कूल में. किस लिए? दयालुपन के लिए. बच्चों को मारते पीटते नहीं थे, यानी कि प्यार से पढ़ाते थे. बच्चों के हिसाब से वो चला करते थे, वो अपने हिसाब से नहीं चला करते थे. ही वॉज रिपीटेड टू हैव नेवर फॉन्ट और स्वान एट द बॉयज एट एनी टाइम. एनी टाइम, कभी भी बच्चों पर वो चिल्लाते नहीं थे, उन्हें डांटते नहीं थे. एकदम उन्होंने दयालुपन में अपना बना कर रखा हुआ था. हिज मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री कॉन्फॉर्म टू नो कैनन ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन से बाहर उनका जो शिक्षा देने की नीति थी, जो पढ़ाने की पॉलिसी थी, वो काफ़ी ही अलग थी. टोल्ड द बॉयज विद ए वेल्थ ऑफ डिटेल द प्राइवेट हिस्ट्रीज ऑफ वास्को डी गामा, क्लाइव, हेस्टिंग एंड अदर्स. वो क्या कर रहे थे उस दिन प्राइवेट डिटेल दे रहे थे, यानी कि जो बुक में था उससे अलग हटकर वेल्थ के बारे में बता रहे थे, धन के बारे में बता रहे थे कि वास्को डी गामा कैसे काम आया, क्लाइव कैसे, हेस्टिंग, इसके बारे में जानकारी दे रहे थे. और बच्चों को ये क्लास जो था वो काफ़ी रुचिकर, काफ़ी ध्यानपूर्वक लगा. When he described the various fight in history, इतिहास यानी कि बीते हुए समय के अलग अलग जब घटनाओं को वर्णित कर रहे थे, one heard the clash of arms and the groans of the slain. युद्ध के बारे में, गुलामी के बारे में, ये सभी चीजें वो पढ़ रहे थे. He was the despair of the headmaster whenever the latter stole along the corridor with noiseless step on his round of inspection. तब तक सामने से हेडमास्टर आते हैं चेकिंग के लिए. आप लोग भी कभी कभी अपने स्कूल में देखा करते थे जब खुला था कि प्रिंसिपल सर आते थे, देख कर चले जाते थे. उसी प्रकार से वहाँ भी चेकिंग आती है. उसके बाद का जो पीरियड है ना, वो थोड़ा सा नेक्स्ट दिन का बात कर, स्क्रिप्चर के पीरियड का बात कर रहा है. जो लास्ट मॉर्निंग था, इट वॉज नॉट सच ए डल हावर आफ्टर ऑल. इससे बुरा कभी नहीं. देयर वर मोमेंट इन दैट ब्राउट स्टिंगिंग पिक्चर बिफोर. सभी के ध्यानों में अलग अलग पिक्चर, अलग अलग तस्वीरें बन रही थी. रेड सी, लाल सागर के बारे में आप बात करेंगे, जिस पे चढ़ते हुए बात था. मेकिंग वे ऑफ स्लाइटली फिजिकल फीट्स ऑफ सैमसन, सैमसन का फिजिकल फीट. जेसस राइजिंग फ्रॉम द ग्रेव, यीशु मसीह कब्र से उठ रहे हैं. ये सब पिक्चर एंड अदर शो हम लोगों ने बनाया था जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेबल था. मिस्टर एमेंजर वाज ए फैंटास्टिक. मिस्टर एमेंजर कौन थे? एक वो कट्टर विरोधी थे, ठीक है, यानी कि सभी से वो अलग रहा करते थे. कल हम इसके आगे कहानी को पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद. हाय स्टूडेंट, क्लास 6 के बच्चे ध्यान देंगे. सब्जेक्ट हिस्ट्री में हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे थे. जियोग्राफी चैप्टर था हम लोग का. जियोग्राफी चैप्टर के 6 चैप्टर, जियोग्राफी में 6 चैप्टर था. इंडिया आवर मदरलैंड. इंडिया आवर मदरलैंड, ये हम लोग का 6 चैप्टर था. भारत हमारी मातृभूमि. इसमें हम लोगों ने पढ़ा था भारत के बारे में. थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का कि क्या क्या चीज़ हम लोग इसके बारे में पढ़े थे. तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत का एक्सटेंशन क्या है, लोकेशन क्या है. तो भारत का एक्सटेंशन और लोकेशन हम लोगों ने जाना था कि भारत का कहाँ से कहाँ तक कितने अक्षांश से लेकर के और कितने अक्षांश से लेकर के कितने अक्षांश के बीच में भारत का लोकेशन होता है और कितने देशांतर से लेकर के कितने देशांतर के बीच में इसका एक्सटेंशन बना हुआ है. ये हम लोग लोकेशन पढ़े थे. लोकेशन के साथ इसके पढ़े थे जो कि इसके नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं. तो नेबरिंग कंट्री में हम लोगों ने जाना था कि भारत के उत्तरी भाग में कौन कौन सा देश है. तो भारत के उत्तरी भाग में चाइना, नेपाल एंड भूटान है उत्तर क्षेत्र में. और पश्चिम में
पश्चिम में नॉर्थ में चाइना नेपाल था, नेपाल एंड भूटान है, एंड टू द ईस्ट बांग्लादेश एंड द म्यांमार, टू द वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाता है, और हमारे साउथ में श्रीलंका और जो हमारे आइलैंड है वे हैं। तो हम लोग का एक्सटेंशन और लोकेशन में था। फिर इसके बाद में हम लोगों ने जाना था कि यहाँ के फिजिकल डिवीजन क्या क्या है। तो फिजिकल डिवीजन में हम लोग जाने थे कि फिजिकल डिवीजन क्या क्या है। तो यहाँ के नॉर्दर्न माउंटेन को बांटा गया है, नॉर्दर्न माउंटेन में बांटे गए थे। इसमें माउंट एवरेस्ट था, गॉडविन आइलैंड के बारे में जाने थे कि हमारे पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गॉडविन आइलैंड K2 है। फिर उसके बाद हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन के बारे में जाना था, उत्तरी समतलीय भूमि के बारे में। उत्तरी समतलीय भूमि में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और वे कैसे बनते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि भारत के उत्तरी क्षेत्र जो है सबसे अधिक फर्टाइल माना जाता है। भारत के उत्तरी क्षेत्र जो समतल की भूमि है, समतल भूमि है, ये सबसे ज़्यादा क्या मानी जाती है, फर्टाइल मानी जाती है। फर्टाइल में देखो उपजाऊ मानी जाती है, और उपजाऊ उसको बनाने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो उपजाऊ बनाने वाले कुछ नदियां हैं जो बार बार वहाँ पे आकर क्या करती है, फ्लड के फॉर्म में आती है, और एक नई मिट्टी का फॉर्म दे करके नई मिट्टी को चढ़ा करके वे चली जाती हैं। तो इन मिट्टियों के कारण, इन नदियों के कारण वे भूमि जो है, उत्तर के कुछ क्षेत्र जो है वे क्या बने हुए हैं, फर्टाइल बने हुए हैं, उपजाऊ बने हुए हैं। जिसमें हम लोगों ने जाना था जब पंजाब हरियाणा प्लेन, पंजाब हरियाणा का समतलीय भूमि जो है वो क्या है, वो उपजाऊ भूमि है, फर्टाइल प्लेन्स है। और इसको फर्टाइल बनाने वाले कौन कौन सी नदियाँ सहायक हैं, या फिर इनके सिंचाई के लिए कौन कौन सी नदियों का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें सतलज, रावी और बीज नदी ये सब जो है, और इसके सहायक नदियाँ ट्राइब्यूटरी जो है वहाँ की भूमि को उपजाऊ बनाती है, फर्टाइल बनाती है। नेक्स्ट गंगा प्लेन था। तो गंगा प्लेन में हम लोगों ने देखा था कि उत्तरी क्षेत्र के जो समतल भूमि है वो उस भूमि को उपजाऊ बनाने का काम गंगा नदी करती है, तथा इनके ट्राइब्यूटरी, जिसमें ट्राइब्यूटरी में हो गया सहायक नदियों में यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन नदी, ये सब गंगा नदी के क्या हैं, सहायक नदी हैं, जो उनमें से छोटे छोटे स्ट्रीम के फॉर्म में कहीं कहीं निकलती हैं, और वे उत्तरी क्षेत्र को क्या बनाती हैं, उपजाऊ बनाती हैं, फर्टाइल बनाती है। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा समतलीय भूमि था जो उस क्षेत्र को उपजाऊ बनाती है। और ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में और हम लोग जाने थे कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वे कहाँ से उत्पन्न होती है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो तिब्बत से उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होती है, तिब्बत से उत्पन्न होती है। और तिब्बत से जिस स्रोत से, जिस उद्गम स्थल से वो शुरू होती है उसको संगपो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टी साइलेंट होता है, उसको संगपो के नाम से बोला जाता है, जाना जाता है। और देखते हैं लोग कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है और गंगा नदी, ये तीनों बांग्लादेश के पास में आकर के एक ट्रायंगुलर फॉर्म में प्लेन्स का निर्माण करती है। ट्रायंगुलर फॉर्म में क्या करती हैं, प्लेन्स का निर्माण करती हैं। और जो ट्रायंगुलर फॉर्म में प्लेन्स निर्माण होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, उनको डेल्टा बोला जाता है। अब इन डेल्टा फॉर्म जो क्रिएट होता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी से बांग्लादेश के पास में, और उसके बाद ये जाकर के ब्रह्मपुत्रा नदी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो सबसे यह भी देखे थे लोग कि ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी से मिलने से जो डेल्टा का निर्माण होता है, वो डेल्टा पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है। यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण कौन कौन नदियाँ करती है और कहाँ करती है, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा, और यह बांग्लादेश के पास में इसका निर्माण होता है। तो इसमें हम लोग जाने थे। फिर उसके बाद पेनिसुलर प्लेट्यू, पठार के बारे में, ये कौन कौन से पठार है। तो स्टूडेंट्स हम लोग पठार के बारे में जाने कि जितने भी सी या ओशन से सटे हुए क्षेत्र हैं, यानी तटीय भाग है, जो नदी के किनारे पर आने वाले जो तटीय भाग होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उन्हें प्लेट्यू बोला जाता है, पठार बोले जाते हैं। और उन पठार में हमारा भारत भूमि की जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग कुछ इस तरह, तो ये दक्षिणी भाग जो होती है ये तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, ओशन से घिरा हुआ है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, फिर अरब ओशन है। तो ये तीन तरफ से क्या है, नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो इनके पास के जो क्षेत्र होंगे, जो भूमि होंगे, ये तो इस पोर्शन को हम लोग पठार या फिर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। तो प्लेट्यू में हम लोगों ने देखा था कि पेनिसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार क्या होते हैं, तो टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन लाइज द पेनिसुलर प्लेट्यू, हमारे दक्षिण भाग के जो समुद्र के सटे क्षेत्र होते हैं, जो भूमि होती है, समतलीय भूमि जो होती है, उन भूमि को
प्लेटू या फिर पठार के नाम से जाना जाता है। इट इज द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया, और ये पठार जो है भारत में सबसे प्राचीन पठार है। ये पठार भारत में सबसे कैसी भूमि का निर्माण करती है, कैसी भूमि है, तो सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी पठार है। द पेनिसुलर प्लेट्यू हैज टू डिस्टिंक्ट पार्ट, द मालवा प्लेट्यू एंड द डेक्कन प्लेट्यू। अब भारत में सबसे प्राचीन पठार जो पाए जाते हैं दो प्लेट्यू में बांटे गए हैं, पहला मालवा प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू, जिसमें हम लोगों ने देखा था द टू पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय द विंध्या एंड द सतपुरा रेंज, और उनको अलग अलग क्षेत्रों में सतपुरा तथा विंध्या क्षेत्रों के फॉर्म में मालवा तथा डेक्कन प्लेट्यू को बांट दिया गया है, पठार को बांटा गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन मतलब तटीय मैदान, समतलीय भूमि। कोस्टल प्लेन यानी तट पर, तट किसे बोलते हैं, तट में द किनारा। यदि कहीं पर कोई नदी है, कहीं पर कोई समुद्र है, तो उसका जो किनारा वाला भाग होगा, किनारा वाला जो क्षेत्र होगा, उसको क्या बोला जाएगा, कोस्टल प्लेन या फिर समतलीय तटीय मैदान। तो द कोस्टल प्लेन्स लाई टू द वेस्ट एंड द ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। यह कोस्टल प्लेन जो जाते हैं उत्तरी तथा पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। द प्लेन इन द वेस्ट इज रेदर नैरो एक्सपेक्टेड इन द गुजरात, और वो प्लेन्स जो है वे तटीय भाग जो हैं गुजरात में जाकर के पतली हो जाती हैं, संकरा हो जाती हैं। साउथ ऑफ द गुजरात दिस प्लेन इज कॉल्ड द कोकन कोस्ट, और गुजरात के साउथ में जितने भी क्षेत्र में हम बढ़ते जाएंगे तो उस क्षेत्र को, उस प्लेट्यू को, उस कोस्टल प्लेन को कोकन कोस्ट के नाम से जाना जाता है, कोकन कोस्ट के नाम से जाना जाता है। एंड फर्दर साउथ इट इज नोन एज द मालाबार कोस्ट, और फिर बाद में इसी को मालाबार तटीय मैदान या फिर तटीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन विथ मैनी लार्ज फर्टाइल डेल्टा, और यही जो तटीय क्षेत्र हैं, ये तटीय क्षेत्र बहुत सारे डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, और डेल्टाओं का निर्माण करने के साथ ये क्या हो जाती हैं, ये क्षेत्र जो होते हैं ये फर्टाइल हो जाते हैं, उपजाऊ भूमि बन जाती है। उसके बाद द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द प्लेन इज ऑफन रेफर्ड टू एज द नॉर्दर्न सर्कस व्हाइल द साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड द काराकोंडल कोस्ट। तो यह था हम लोग का कोस्टल प्लेन के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आइलैंड, कि आइलैंड क्या होते हैं और भारत में हमारे कितने आइलैंड हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी जो भी पॉइंट बताए गए हैं जिसमें हम लोगों ने देखा था प्लेन्स के बारे में या फिर प्लेट्यू के बारे में, कोस्टल प्लेन के बारे में, इसको आप लोग नोट्स तैयार कर लेंगे, और नोट्स तैयार करने के बाद इसको अच्छे ढंग से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे आइलैंड के बारे में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चेंजेस में पढ़ा रहे थे आपको डिजरेबल और अनडिजरेबल। तो डिजरेबल चेंज में था कि ऐसा चेंज जिसको हमारे बेनिफिट के लिए जो हम चाहते हैं, ठीक है, जो चाहते हैं वो क्या हो गया, डिजरेबल चेंज है, और जो हम नहीं चाहें उसको क्या कहेंगे, अनडिजरेबल चेंज। तो जैसे कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फल का पकना, ये हमारा डिजरेबल है। चाहते हैं कि फल पके, आम मैंगो है, बनाना है, तो ये चाहते क्या है कि पक जाए ताकि हम खा सकें। कुकिंग ऑफ फूड, हम चाहते हैं कि खाना पक जाए, खाना तैयार हो जाए। चेंज ऑफ सीजन, जब बड़ी गर्मी लग रही थी, अब मान लो क्या हम चाहे कि थोड़ा ठंडा आ जाए, तो अभी विंटर सीजन आ ही गया है ना, तो इस चीज को क्या कहेंगे, अनडिजरेबल चेंज। दो चेंज आर हार्मफुल टू अस फॉर नॉट, और कुछ ऐसे चेंज हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होता है और हम उसको नहीं चाहते कि ऐसा हो। जैसे फ्लड, हम नहीं चाहते कि बाढ़ आ जाए, ड्रॉट हो जाए, सूखा पड़ जाए, पॉल्यूशन हो, एक्सीडेंट हो, ऐसा चेंज हो जाए, कभी हम नहीं चाहते, तो इसको कहेंगे अनडिजरेबल चेंज। अब एक्सपेंशन की चर्चा करें, आप देख रहे टॉपिक हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो मैटर होते हैं वो तीन स्टेट में पाए जाते हैं, कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर की तीन अवस्था होती है, तीन कंडीशन होते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। इन सॉलिड स्टेट जो होते हैं पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टू वन,
सॉलिड में जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, दे कैन नॉट मूव, और ये मूव नहीं करते हैं। A liquid particle are loosely packed and are free to move within the, ठीक है। लिक्विड में जो क्या होता है कि पार्टिकल्स होते हैं इजीली मूव करते हैं, ठीक है, लूजली वेरी लूज पैक इन कंपेयर ऑफ सॉलिड। ये क्या होता है? लूजली पैक्ड होते हैं और ये मूव करते हैं। इन गैस दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, ठीक है, वन अनदर एंड कैन मूव इन एनी डिस्टेंस। तो गैस में क्या होता है कि काफ़ी मूव करते हैं, है ना, बिल्कुल फ्री होते हैं, इजी, ये क्या करते हैं? मूव करते हैं वन प्लेस टू, ठीक है। तो व्हेन वी हीट ए सॉलिड, जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है? फैलाव होता है। इट विल मेल्ट इनटू लिक्विड एंड इफ यू कूल दिस लिक्विड इट विल टर्न इनटू सॉलिड। तो अगर हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो क्या होता है? वो कूल हो जाता है, ठंडा होता है, लिक्विड में कन्वर्ट करता है, और फिर लिक्विड को कूल करते हैं, क्या होता है? वो सॉलिड में कन्वर्ट कर जाता है। When we heat a substance, its particle gain energy and start moving away from each other. जब किसी सबस्टांस को हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो उससे जो पार्टिकल्स होते हैं उसको एनर्जी मिलती है। जब एनर्जी मिलती है तो मूविंग करना शुरू कर देता है, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंशन। गैसेस शो मैक्सिमम एक्सपेंशन, सॉलिड्स शो मिनिमम एक्सपेंशन। गैसेस में क्या होती है? बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, और सॉलिड में क्या होता है? बहुत कम एक्सपेंशन होता है। यू कैन यू डिसाइड वेदर एक्सपेंशन इज रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल? तब आप ये बता दीजिए कि एक्सपेंशन जो होगा रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है। तो ये इरिवर्सेबल है, क्योंकि जब हम हीट करेंगे तो फैलाव होगा, और जब ये ठंडा होगा तो क्या होगा? इसमें सिकुड़न आ जाएगी, है ना। The expansion in solid is very less and therefore very hard to measure. Expansion solid का बहुत कम होता है, उसको measure करना बहुत कठिन होता है। The expansion of metal important in many machine. एक्सपेंशन होता है बहुत सारी मशीनों में होता है, जैसे क्या है? रेलवे ट्रैक में क्या होता है कि बीच में गैप होती है, ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होती है? गैप होती है। ये क्यों किया जाता है? दिस इज डन बिकॉज़ द समर व्हेन टेंपरेचर इज हाई। जब गर्मी के दिनों में टेंपरेचर क्या होता है? हाई होता है। द मेटल ट्रैक एक्सपेंड, तो मेटल की ट्रैक क्या होती है? फैलती है। इफ द गैप आर नॉट लिफ्टेड, गैप इसका बीच का नहीं रखेंगे, द ट्रैक विल डिफॉर्म। तो जहाँ जॉइंट है वहाँ से ये क्या होगा? बेंड कर जाएगा, ठीक है। In winter जब ज़्यादा आता है और मेटल कॉन्ट्रैक्ट टू द गैस इंक्रीज। अगर मेटल को ज़्यादा में सिकुड़ेगा, जब सिकुड़ेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट गैस क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। When it is difficult to open a bottle of jam, की बॉटल को क्या करते हैं कि खोलने में दिक्कत होती है। मेटल लीड आर हीट जेंटली, तो हम जो मेटल की जो लीड होती है, मेटल साइकिल बॉटल का जो ढक्कन होता है ना, उसको हम क्या करते हैं? जब हीट नहीं खुलता, मान लो कुछ देर रख दिए नहीं खुला, तो उसको हम हीट कर देंगे। जब थोड़ा सा हीट करेंगे, जब हीट करेंगे तो क्या होगा? वो फैलेगा, जब फैलेगा तो क्या होगा? तो इसी को क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। द मेटल लीड देन एक्सपेंड एंड लूज इट ग्रिप on the bottle and it can open the grip से क्या होगा? लूज हो जाएगा। जब ग्रिप लूज हो जाएगा तो ये आसानी से क्या होगा? खुल जाएगा। स्टील रिम आर फिटेड इन वुडन। हाँ भाई, ये फोर्स कट का ना टमटम टांगा, तो उसके जो पहिया होता है वो किसका होता है? वुड का बना होता है। या बैलगाड़ी हो तो बैलगाड़ी जो टायर वाली आ गई, तो बैलगाड़ी के छक्के जो होते हैं ना वो भी वुडन होते हैं, ठीक है। तो वुडन वाला जो बैलगाड़ी है उसके पहिए पर क्या होता है? लोहे की रिम लगती है। तो रिम लगाने के लिए उसको क्या करता है? रिम को चारों ओर से हीट किया जाता है। जब हीट होता है तो फैलता है, फिर उसको उठाकर क्या करते हैं? हम वुडन काट के ऊपर में लगा देते हैं और फिर उसको ठंडा करते हैं, तो कंस्ट्रक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है।
और इस तरह मुझे पार्ट ऑफ द ऑसिलेशन चलने के लायक होता है। The rim is heated, so it's expand and become bigger. जब रिंग को हम हीट करते हैं तो ये एक्सपेंड करता है और ये बड़ा हो जाता है। Then it is fitted over a wooden wheel. फिर हम इसको wooden wheel में क्या करते हैं, फिट कर देते हैं। When it cool, जब ये ठंडा होता है, it contract and fit tightly over the wheel. फिर यह सिकुड़ जाता है और क्या होता है, tightly fit हो जाता है। Contraction. If you keep the empty metal water bottle in fridge for an hour, एक खाली बॉटल को ले लीजिए, प्लास्टिक की खाली बॉटल ले लीजिए और उसको फ्रीजर में रख दीजिए। ठीक है, फ्रीज में दो पार्ट होते हैं, नॉर्मल और एक फ्रीजर। आइस बॉक्स इसको करते हैं जिसमें कि हम कोई सामान रखते हैं तो क्या होगा, वो फ्रीज हो जाएगा। तो उस फ्रीजर में हम रख सकते हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद निकालते हैं, 1 और 2 आवर के बाद निकालते हैं तो जो उसके अंदर की हवा है वो क्या होती है, करीब करीब ठंडी हो जाती है। और जब ठंडी हो जाएगी तो पूरा बॉटल सिकुड़ जाएगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है तो बॉटल क्या होगा, आपका सिकुड़ जाएगा, है ना। अब देखिए, when the air get cooled, the air particles come closer and occupy less space. क्यों भाई, जब इसके अंदर की हवा होगी, ठंडी होती जाएगी, है ना, तो ये क्या होगी, ऑक्यूपाई जगह कम हो जाएगा। एट रिजल्ट द बॉटल गेट स्पिन, तो इसका मतलब क्या होगा, बॉटल क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। इफ यू किस बॉटल आउटसाइड फ्रॉम द सेम टाइम इट गेट्स बैक टू, तो जैसे ही फिर इस बॉटल को निकाल कर कुछ समय बाहर रखेंगे तो हीट मिलेगा, और हीट मिलेगा तो क्या होगा, फैल जाएगा, और जब फैलेगा तो क्या होगा, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। दिस इज बिकॉज़ द एयर इनसाइड द बॉटल एब्जॉर्ब हीट एंड एक्सपेंड, क्योंकि उसके बॉटल के अंदर की जो है क्या होगा, हीट मिलेगा, और हीट मिलेगा तो फिर एक्सपेंड हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन 2 इज मैक्सिमम इन गैस एंड मिल्क। कंस्ट्रक्शन में जो है गैस में ज़्यादा होती है और सॉलिड में क्या होती है, सबसे कम होती है। तो इससे हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। नहीं, एक्सरसाइज में फॉर्मेशन ऑफ कोन ये क्या, डैश प्रोसेस, टेंसर होगा स्लो प्रोसेस, डैश ऑफ आयरन इज स्लो चेंज, रस्टिंग क्या होगा इसका, रस्टिंग ऑफ आयरन इज a slow change. If a dash change or no new substance is formed and we get back the original shape in a reversible change, क्या होगा, in a reversible change no substance is formed and we get back in the original substance. The burning of paper is example of chemical change. burning of paper किसका example है, chemical change का है। Gas show maximum expansion where solid show minimum expansion. गैस जो है मैक्सिमम एक्सपेंशन होता है और सॉलिड में सबसे कम होता है। तो ये हो गया आपका, नहीं पर दिखा दो, अब देख लो आप, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट इज रिवर्सिबल चेंज। चॉकलेट को मेल्ट हो जाता है, एक बार कैडबरी का चॉकलेट ले लो, अगर गर्मी के दिनों में क्या होगा, पिघल जाएगा, लेकिन जैसे ही उसको फ्रीजर में रखोगे फिर क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, फिर सबसे सही फॉर्म में आ जाएगा। बर्निंग ऑफ कैंडल इज ए फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, फिजिकल चेंज नहीं, वो केमिकल चेंज है, क्योंकि वैक्स जलता है और जलकर हीट और लाइट होता है, कंबशन है, और कंबशन है तो क्या है कि वो केमिकल चेंज है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज रिवर्सिबल चेंज। हाँ, रिवर्सिबल से ग्लास जब टूट जाएगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, जब ब्रेक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो इरिवर्सिबल चेंज है। हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट इज फिजिकल चेंज। तो सीमेंट हार्ड हो जाए तो क्या फिजिकल चेंज है, हाँ, क्योंकि वो सीमेंट डस्ट फॉर्म है और हार्ड हो गया, स्टोन के रूप में कन्वर्ट कर गया, तो ये हम मानते हैं कि फिजिकल चेंज, ये केमिकल चेंज। जो वाटर डालते हैं उसमें कुछ केमिकल होता है और इसलिए ये फॉल्स होगा। स्टिचिंग ऑफ क्लॉथ इज ए केमिकल चेंज। हाँ, जब स्टिचिंग और लबराना, तो कुछ कपड़े देखते हो स्टिच कर देते हैं, लबरता है, तो क्या है, केमिकल चेंज है, नहीं वो केमिकल चेंज नहीं, वो फिजिकल चेंज है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हो गया। अब है नेम द फॉलोइंग। भाई इसलिए क्या है कि ये चेंज इन व्हिच द बेसिक कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज। तो ऐसा चेंज जिसमें बेसिक कंपोजिशन जो होता है वो चेंज नहीं करता है, तो इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज।
A change during which the composition of substance is changed. ऐसा चेंज जिसमें सबस्टांस का कंपोजिशन बदल जाता है तो वो है केमिकल चेंज। थ्री स्टेट ऑफ मैटर क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। when the heat is when we heat a substance, अगर हम सबस्टांस को हीट करते हैं क्या its particle gain energy and start moving away from each other। तो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? एनर्जी गेन करते हैं और मूव करते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। इसको एक्सपेंशन कहते हैं। तो इसके बाद आपको ये है डिफाइनेशन इन वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में आपको चेंज करना है। तो स्लो चेंज विल टेक मोर टाइम या लॉन्ग टाइम, इसको क्या कहेंगे? स्लो चेंज कहेंगे। ए चेंज विच टेक लेस टाइम, इसको क्या कहेंगे? फास्ट चेंज करेंगे। केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज वो है जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है। एक्सपेंशन, हीट पाकर कोई चीज फैलता है तो एक्सपेंशन होता है। और कम कंट्रैक्शन का मतलब होता है कि सिकुड़ना। कोई भी चीज क्या होता है कि अगर when we need to do any object it constrict। ठीक है, अब आप इसके बाद शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप तो फिर आप कर ले, या जैसे वो तो शायद स्कूल खुलने वाला है, शायद देखो इलेक्शन के बाद क्या होता है जैसे, तो फिर आपको लॉन्ग करा लेंगे। बस आज के लिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 के लिए एक्सरसाइज 12.1 में पढ़ना है सिमेट्री। तो इस सिमेट्री के बारे में हम आपको बता दें। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स, सम ऑफ देम आर द नेचुरल एरियाज, सम ऑफ देम आर द मैन मेड। Many of these things are the beautiful because they possess symmetry. Symmetry refers to the exact match the figure। यानी symmetry जो है वह जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं जिसका नाम स्क्वायर है। ठीक है, और इसमें ये चारों साइड इक्वल लेंथ का है। अब अगर इसको सिमेट्रिकल डिवाइड करते हैं तो हम कितने प्रकार के कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर मेरे पास जो विकल्प है कि अगर ठीक साइड टू साइड अगर ऐसे हम डिवाइड करते हैं तो ये वाला पर्सन ये वाले पर्सन से ढक जाए। अगर यह फिगर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ और दोनों इक्वल है, अगर एक पार्ट दूसरे पार्ट से बिल्कुल ढक जाए तो वो कहा जाएगा सिमेट्रिकल। यानी जैसे ये बुक ले लीजिए, ये बुक आप देख रहे हैं और इसके मिडिल पार्ट को हम चिन्हित कर दें तो इसमें 2 पार्ट हो गया और इस 2 पार्ट का मतलब हुआ ये सिमेट्रिकल लाइन हुआ, बीच वाला जो लाइन है वो सिमेट्रिकल लाइन है, और इसको फोल्ड करते हैं तो एक हिस्सा ढक गया, दूसरे हिस्सा इधर है और एक हिस्सा इधर है, तो उस फिगर को हम सिमेट्रिकल लाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है इसमें हम साइड टू साइड ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। ये फोल्ड इस पर लग जाएगा, ये फोल्ड इस पर लग जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ डायगोनली भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ये डायगोनली हम इसको डिवाइड कर देते हैं, इसका मतलब ये पर्सन इस पर लग जाएगा और ये पर्सन इस पर लग जाएगा, तो इधर भी डायगोनली होगा। अब ये कर सकते हैं हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन स्क्वायर। स्क्वायर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं? तो आपके सामने ये 4 फोल्ड मैंने किया, फर्स्ट 2 ये साइड टू साइड और 2 एंगल टू एंगल, ठीक है, यानी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये फिगर जो है आपको एग्जांपल के तौर पर दिए। अब एक और फिगर ले लीजिए, सर्किल। सर्किल में सेंटर एक ही है। अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हमको बताना है।
तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब हुआ कि अगर यहां से हम ड्रॉ करते हैं तो पूरा दो पार्ट में बट गया, ये ढका जा सकता है, लेकिन हम दूसरे एंगल से इसको अगर बांटते हैं तो यहाँ से भी बट गया, ये पार्ट भी हो सकता है। इस तरह से हम तीसरा पार्ट भी कर सकते हैं, चौथा पार्ट भी कर सकते हैं, पांचवा पार्ट भी कर सकते हैं, छठा पार्ट भी कर सकते हैं, यानी जितना जगह है उतना हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा इन ए सर्किल, इसमें होगा अनलिमिटेड अनलिमिटेड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो सर्किल का हो गया। अब आप एक दूसरा फिगर देख लीजिए, यह आपका रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में लेंथ टू लेंथ, ये वो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, और ये ब्रेथ टू ब्रेथ टू लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। यानी ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं और ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लेंथ फोल्ड कर सकते हैं और ऐसे ही फोल्ड करते हैं ब्रेथ टू ब्रेथ। तो यहाँ पर टू लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। क्वेश्चन एक हो सकता है डायगोनली क्यों नहीं होगा? तो अगर हम डायगोनली ब्रेथ करते हैं, डायगोनली इसको डिवाइड करते हैं, तो ये वाला पर्सन, ये जो एंगल यहाँ पड़ेगा, ये वाला एंगल यहाँ पड़ेगा, एक दूसरे को ढकेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सिर्फ टू लाइन ऑफ सिमेट्री ही होता है। अब आइए ट्रायंगल में, ट्रायंगल आप पढ़े हो, अगर ऑल साइड्स आर इक्वल हो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन इक्विलैटरल ट्रायंगल? तो इसमें होगा ये वन लाइन ऑफ सिमेट्री, टू लाइन ऑफ सिमेट्री और थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री। तीनों साइड इक्वल है, इसलिए थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। लेकिन इसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाद दूसरा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, यानी इसको दो ही पार्ट में बांट सकते हैं, ये पार्ट इस पर ढक जाएगा, ये पार्ट इस पर ढक जाएगा, लेकिन दूसरा कोई हिस्सा नहीं हो सकता, दूसरा कोई पार्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल में हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन आइसोसेलेस ट्रायंगल? तो इसको कहेंगे वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है? और सबसे लास्ट में आता है स्केलेन ट्रायंगल। ट्रायंगल तीन प्रकार का होता है, जिसमें तीसरा है स्केलेन ट्रायंगल। इस स्केलेन ट्रायंगल का कोई लाइन ऑफ सिमेट्री पूछता है तो आप जवाब दिए नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। क्लियर? अब लाइन ऑफ सिमेट्री में भी दो तीन पार्ट आपको पढ़ना है। पहला है हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री और वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल इट मींस ऐसे उधर, और हॉरिजॉन्टल इट मींस ऐसे पैरेलल। तो सिमेट्रिकल जब आप ड्रॉ करोगे किसी भी फिगर को, तो उसमें पूछा जा सकता है कि यह वर्टिकल है या क्या है। वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो फिगर को देख करके आप बता सकते हो। जैसे फिगर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फिगर आप यहाँ देखेंगे, ये फिगर अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। इस फिगर में आप बता सकते हैं 1 2 3 4 5 ये पेंटागन, और इस पेंटागन में हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन पेंटागन? तो अगर पांचों साइड इक्वल रहता तो उस कंडीशन में उसका सिमेट्रिकल लाइन अलग होता, लेकिन यहाँ पांचों लाइन अलग अलग डिफरेंट लेंथ का है, ये दोनों इक्वल लेंथ का है और ये तीन जो है इक्वल लेंथ का है। तो उस कंडीशन में अब यहाँ पर ये कौन सा है?
कौन सा लाइन है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, तो ये वर्टिकल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल होगा और वर्टिकल लाइन आपका ऊपर वाला होगा। जैसे मान लीजिए किसी फिगर को हम पलट देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर, तो ये दोनों लाइन में लाइन ऑफ सिमेट्री, एक का हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और एक का हो जाएगा वर्टिकल। तो यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का भी पार्ट पूछा जाएगा। दूसरा बात कि नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कौन से फिगर में कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, इसके लिए आपके बुक का हेल्प लेना पड़ेगा। बुक में जो भी दिया हुआ है फिगर उसी को पढ़ना है। जैसे अंग्रेजी जो अल्फाबेट नंबर है उसमें भी, जैसे मान लीजिए कि ए है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितना होगा, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। आप देख रहे हैं बी है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितना होगा, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। आप देख रहे हैं सी है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, 1 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर एच है, तो एच में लाइन ऑफ सिमेट्री 1 होगा और 2 होगा, यानी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो इस तरह से अल्फाबेट ABCD में भी आपसे पूछा जाएगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री कितना होगा। ठीक है, तो बुक में उसका हेल्प दिया हुआ है, आप देख लेंगे। और इस तरह से एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन है, ड्रॉ एनी 2 फिगर्स विथ ए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए 2 फिगर ड्रॉ कीजिए जिसमें ये शो करना है कि ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो अभी आपको यहाँ पर एक फिगर बताया है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री का, तो कोई भी फिगर आप अपने मन से ड्रॉ कर सकते हैं वर्टिकल लाइन का। वर्टिकल लाइन खड़ा होता है और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, पैरेलल में होता है। तो इस तरह से आप 2 फिगर ड्रॉ करना है, दोनों आप ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है, ड्रॉ एनी 2 फिगर्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। और सी नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री ईच फिगर। नीचे बुक में फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बताना है। उसी प्रकार डी में भी आपका बहुत सारा फिगर दिया हुआ है और उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बताना है। तो ये क्वेश्चन आप बनाएंगे और कल आपका एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट किया जाएगा। फिर से एक बार हम बताएंगे, तो आप जितना भी फिगर दिया हुआ है उसको आप फिगर को याद कर लेंगे और बनाएंगे। थैंक यू।